नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। घोसी उपचुनाव के बाद यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजभर को यूपी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। और इन तमाम सवालों के बीच राजभर दावा कर रहे हैं कि वो हर हाल में यूपी सरकार में मंत्री बनेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। घोसी में मिली हार के बाद सबसे ज्यादा राजभर की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घोसी उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था जिसमें वो फेल हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजभर किसके दम पर मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा में तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सवाल कि मंत्री बनूंगा सीना फाड़, किस दम पर दहाड़। राजभर का क्या होगा, बनेगी दूरी या मिलेगा मौका। और हार के बाद सवाल, राजभर की क्या है नई चाल। घोसी के बाद राजभर से क्या बीजेपी किनारा करेगी और क्या योगी सरकार में राजभर मंत्री बन पाएंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, धैर्य रखिए, दिल थाम के। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक न हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। सरकार में कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, ये मुख्यमंत्री तय करते हैं। और माफ करिएगा, अभी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए मुगालते देखना उन्हें बंद करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी इस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा है और घोसी के उपचुनाव में उन्होंने अपने भरपूर शक्ति के साथ हमारे साथ चुनाव प्रचार में रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पार्टी का नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। जिनको बोलने की बीमारी थी, जो डीग हाँकने का काम करते थे, लंबी चौड़ी डीगे हाँका करते थे, आज उनकी बोलती घोसी की जनता ने बंद कर दी है। ओम प्रकाश राजभर जी जब से समाजवादी पार्टी जीती है तब से मीडिया तक से बात नहीं कर रहे हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, लोगों से मिलने में बच रहे हैं। उनकी जो किरकिरी हुई है उनके बड़बोलेपन के नाते, आज स्वाभाविक रूप से उनको सद्बुद्धि आएगी और अनाप शनाप बयानबाजी से बचेंगे। सच्चाई ये है, जो भाजपा सरकार इस प्रदेश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, महिलाओं के हितों, उनके रोजगार, उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण की गारंटी लेकर आई थी, अब वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर एक भ्रष्टाचार धोने वाली लॉन्ड्री बनकर रह गई है, जो सिर्फ उन लोगों को मंत्री बना रही है जिनकी योग्यता सिर्फ ये है कि वो उनके काम आ सकते हैं। नहीं थे। मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी ने फिर जीता है और जीतने के बाद हम उसको छीनने में कामयाब नहीं रहे। हम लोगों ने उसको दोबारा वापस मिर्जापुर जिला बयान आया था कि यहाँ पे अभी गिनती हो रही है, ऐसा होता है, ऐसा अब क्या लग रहा है आपको, हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान? ऐसा देखा गया है कि जिस एरिया में, जिसका मैंने बात किया था, उस एरिया में जब बक्से खुलते हैं तो एक तरफा वोट पड़ता है, क्योंकि उनके लिए उन लोगों ने राम मंदिर पर गोली चलाई थी, इसलिए वोट इकट्ठा हो गया था। उनके लिए हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इसलिए हो गया था। तो ये तो निश्चित रूप से जहाँ उनका संख्या अधिक होता है तो उसको उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में सब लोग कहते हैं, तो उसको मैंने उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो इस रिपोर्ट के जरिए, प्रतिक्रियाओं के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, उसके अलावा विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसबीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा सबसे पहले, चूंकि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं इस पैनल में, मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ओपी राजभर ये दावा कर रहे हैं कि कोई कुछ भी कर ले मैं मंत्री तो जरूर बनूंगा, आखिर किस वजह से और कैसे ये कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा उनको है कि उनको मंत्री तो बनाया ही जाएगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ये दोनों अति पिछड़े समाज से, बीजेपी की जो ताकत है 2014 से, वो उत्तर प्रदेश के 30% से ज्यादा अति पिछड़ी समाज की वजह से है जो बीजेपी से जुड़ी।
इसी वर्ग के लिए ढेर सारी योजनाएं जो चलाई गई, जिनके लिए कहा गया चुनाव में कि लाभार्थी वोटर भाजपा ने बना। तो एक्चुअली ये लाभार्थी भी हैं और ये अति पिछड़ा समाज बीजेपी के साथ भी है, और इसके कई कारण हैं जिनकी वजह से 14 से ये बीजेपी के साथ है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी से अलग थी, यानी एनडीए में शामिल नहीं थी, वो एनडीए में शामिल हुई। और दारा सिंह चौहान जो सपा के विधायक थे वो सपा छोड़ के आए और चुनाव बाई इलेक्शन उनको बीजेपी ने लड़ाया। तो जब वो बीजेपी में आए थे तो निश्चित तौर पे उनसे कोई बात हुई होगी। अब वो बातें क्या हुई होंगी ये तो बीजेपी और दारा सिंह चौहान जानते हैं, लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए कहा तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को इस बात की भी अंदाजा होगा कि चुनाव में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। तो उनको हारने के लिए या जीतने के लिए दोनों स्थितियों के लिए लाए थे और दोनों स्थितियों के लिए उनको उपचुनाव लड़ाया। अब उपचुनाव में ये हार गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का जो महत्व है समुदाय की वजह से, उनके अपने वोटरों पे पकड़ की वजह से कम नहीं हो जाता इससे। ठीक है, वो चुनाव हार गए, वो अभी जीते भी तो थे 22 में, और जो लोग सपा में गए थे 3 मंत्री उसमें से नहीं। एक चीज और आप बताइए, मैं एक लाइन जी, न स्वामी प्रसाद मौर्य जीते और न धर्म सिंह सैनी जीते, ये अकेले 3 मंत्रियों में जो चुनाव जीत के आए थे, हालांकि हार गए। अभी भी जो शर्तें, जो बातचीत इन दोनों के बीच में हुई होगी, जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, और इनको बीजेपी से जोड़ा इसलिए गया था, मेरा ऐसा मानना है कि विधानसभा चुनाव के लिए नहीं जोड़ा गया। अच्छा, एक बहुत सीमित तथ्य आप ये बता दीजिए कि जिस तरीके से चुनाव हारे हैं दारा सिंह चौहान, क्या 24 के लोकसभा चुनाव के लिए जो आगामी चुनाव होने वाला है उसको लेकर एक मैसेज अलग गया है? जिस तरीके से हाइप बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अब तो पूर्वांचल में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि जो 14 सीटें हारी थी उन पर कहीं ना कहीं और भी ज्यादा फोकस था बीजेपी का। तो जब दारा सिंह चौहान की हार हो गई, ओपी राजभर वहां पर प्रचार करते नजर आए, संजय निषाद वहां पर पहुंचे थे, उसके अलावा बीजेपी की तमाम पूरी टीम थी, तो ये हार क्या ये मैसेज दे रही है कि 24 में कहीं ना कहीं कुछ कमियां है, कुछ खामी है? देखिए, ये हार निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली है और उनकी पार्टी का एक बड़ा अचीवमेंट है लोकसभा चुनाव के, लेकिन इससे बीजेपी कमजोर हो गई है, इसके सबूत अभी नहीं मिले हैं, क्योंकि घोसी विधानसभा परंपरागत तौर पे कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों का गढ़ रहा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एसबीएसपी से सुभाष चंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा आलोक जी, जिस तरीके से पूरी घोसी सीट की हम बात कर रहे हैं, तो घोसी का उपचुनाव क्या संकेत दे रहा है? और एक आज बोर्ड मैंने लगा हुआ देखा, जो बोर्ड लगा था और वो खबरों में लगातार आया कि ओपी राजभर जो है वो दगे हुए कारतूस हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास ये बोर्ड लगा था और उसमें लिखा था कि ओपी राजभर जो है वो दगे हुए कारतूस हैं। तो अगर वो दगे हुए कारतूस हैं तो क्यों बीजेपी के साथ उनको लाया गया है, मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, शुद्ध रूप से अगर आप पूछेंगे कि घोसी का रिजल्ट क्या बोलता है, तो घोसी का रिजल्ट ये बोलता है कि अब दल बदलियों की नहीं चलेगी, बहुत हो गया। आपको किसी पार्टी में आना है, आइए, स्वागत है, सेवा कीजिए, 4, 5, 10 वर्ष लगे रहिए। ये निशाना दारा सिंह चौहान के ऊपर है आपका? देखिए, ये निशाना मैंने नहीं किया है। हाँ। ये निशाना आपसे पूछा ना वहाँ हार का क्या कारण? जी। वहाँ हार का मुख्य कारण ये जी, वहाँ की जनता ने ये इशारा किया है। लेकिन प्रशंसा के पात्र हैं आपने इस तरीके से बयान कम से कम दिया है अपने प्रत्याशी के लिए कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करें। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के कुछ ही दिनों के बाद ये आवाज बुलंद हो गई और इस तरीके के नारे वहां लगने चालू हो गए। और इसका कोई बहुत बड़ा मायने आप विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से नहीं लगाएं। वहां हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और अपने कार्यों के बदौलत जीतेगी। ठीक है, हम कृपा से नहीं जीतेंगे, हम कार्यों के कारण जीतेंगे, जो आज तक आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। अगर उसकी फहरिस्त गिनाने की बात आई, थोड़ा वक्त और देंगे तो मैं वो सारी बातें
बिल्कुल, गिना सकता हूं। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जनता जो है वो दल बदलुओं को जो है नहीं पसंद करेगी, तो ऐसे तो बहुत लंबी फेरिस्त है आपके दल में भी, जो दूसरा दल छोड़कर आए आपके साथ जुड़े हैं, उनको चुनाव भी लड़ाया गया, मंत्री भी बनाया गया, बहुत सारे आपके साथ छोड़कर भी चले गए हैं, तो ऐसी तो एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है, कैसे उसको जज करेंगे? ना, हाँ, ऐसा आपका कहना सही है जी। अगर ये फेरिस्त बनाने बैठेंगे जी, तो पुस्तक बहुत मोटी हो जाएगी। जी जी। लेकिन एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। तो घोसी की जनता जाग गई है। चलिए, आप अपनी पार्टी के लिए इस तरीके से बयान दे पा रहे हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है, कहीं आप पर भी कार्रवाई ना हो। देखिए, हाँ, पहले मेरे लिए देश है जी, उसके बाद मेरी माँ है, उसके बाद पार्टी है। ठीक है, ये बड़ी बात है। तारिक खान जी, मैं चाहूंगा जरा आप इस पर बोले, मुख्यतः ऐसा देखने को मिलता नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता इस तरीके से खुलकर बयान दें, लेकिन यहां पर आलोक जी कह रहे हैं ऐसा। उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा हम उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तारिक जी से। हमारे साथ एसबीएसपी से इस वक्त सुभाष चंद्र यादव जी जुड़े हुए। सुभाष जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, इस वक्त आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सबके निशाने पर हैं, और जहां समाजवादी पार्टी उनको टारगेट कर रही है, और जो आईटी सेल है समाजवादी पार्टी का, उनकी हर एक पोस्ट में राजभर का जो है वो जिक्र होता है, राजभर को लेकर तमाम मीम शेयर किए जाते हैं, व्यंग्यात्मक बयान दिए जाते हैं, और एक तो बोर्ड लगा, आज देखा गया है कि वो तो दगे हुए कारतूस है। शुभम जी, इनकी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। इससे यह प्रमाण मिलता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु बन चुके हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की शुरुआत भी उन्हीं से होती है और उसके बाद समाप्ति भी उन्हीं से होती है। जी, हम एक चुनाव हारे हैं, सिर्फ एक चुनाव, और एक चुनाव से हम लोग हारने के बाद में विचलित होने वाले नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए का लक्ष्य इससे भी बड़ा है। 2024 और जो घोषी का विधानसभा का उपचुनाव था उसका पैटर्न अलग होता है, और जो लोकसभा का चुनाव जो लड़ा जाता है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। दोनों भिन्न भिन्न पैटर्न पे चुनाव लड़े जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पैटर्न अलग अलग है, लेकिन आप पिछली बार जो है, मैं बात पूरी कर दूं जरा, आप पिछली बार साथ थे समाजवादी पार्टी के, वहां पर जीत होती है समाजवादी पार्टी के, अब की और लगातार आपकी नेता के द्वारा बयान दिया जा रहा था कि वहां तो जिस तरफ ओपी राजभर जाएंगे, जिस गली मोहल्ले में निकल जाएंगे, वो एक तरफा हो जाएगा चुनाव आपके पक्ष में, क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए शुभम जी, 455 पे बूथ थे और जिसके अंदर 328 बूथों पे हमने काम किया, और 328 बूथों के हिसाब से हमारे जो राजभर समाज के जो वोट थे उसके अंदर से 80% वोट दारा सिंह चौहान जी को मिले हैं। यानी हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत में कोई कमी नहीं रही। हाँ, ये अलग बात है, घोषी की जनता ने जो भी जनादेश दिया, हम उस जनादेश को स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है, और हमारे यहाँ पे जो भी त्रुटियां रहेगी, जो भी कमियां रह गई, उसको हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। परंतु एक हार और एक जीत से ही सामने का जो लक्ष्य होता है उससे विचलित नहीं हो जा सकता है। समाजवादी पार्टी पूर्व के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कैराना जीती थी, गोरखपुर जीती थी शुभम जी, और प्रयागराज की इलाहाबाद की प्रयागराज की जो फूलपुर सीट है वो भी जीती थी, और उससे पहले तक बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी। तो समाजवादी पार्टी को ये लगा कि हम 2019 में अगर बहुजन समाज पार्टी को ले लेंगे तो हम जग जीत लेंगे, लेकिन 2019 का परिणाम क्या रहा? तो 24 में भी एनडीए मजबूती से उभर के आने वाला है। ठीक है सुभाष जी, आऊंगा वापस आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि लगातार जब मैं देख रहा था चुनाव प्रचार किया जा रहा था घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं, ना सिर्फ ये कहा जा रहा था कि ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर तो ये जीत हुई है, लेकिन आपकी पार्टी ने समर्थन भी दे दिया, साफ तौर पर कहा कि हमारे साथ गठबंधन के प्रत्याशी हैं। लेकिन क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस का भी जनाधार कुछ बचा, और इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? शुभम जी, आपको और पैनल में सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए शुभम जी, इंडिया अलायंस पूरे देश भर में जो चुनाव हुआ है, 7 विधानसभाओं में चुनाव हुआ है, और उन 7 विधानसभाओं में जो बहुमत अगर देखा जाएगा तो 4 जगह इंडिया अलायंस की जीत हुई है और 3 जगह एनडीए अलायंस की जीत हुई है। और जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है, इंडिया अलायंस की जीत है, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत की जीत है। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से बड़बोले नेता, डींगे हाँकने वाले नेता और शेखी भगाड़ने वाले नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे,
और वो बड़ी बड़ी बातें जनता ने धूल में मिला दिया। तो अहंकार तो जब रावण का नहीं रहा था, तो ये डींगे हाँकने वाले इन नेताओं का कहाँ रहेगा, जो समाज में विघटन पैदा करने का काम करते हैं, नफरत पैदा करने का काम करते हैं, छोटे छोटे बयान देते हैं। तो आप देखें किस तरह से घोसी उपचुनाव का जब रिजल्ट आया, तो इन्हीं के एक मंत्री ने बयान दिया कि एक एरिया वाइज में पाकिस्तान तक को, जनता को पाकिस्तानी तक कह दिया। तो ये बताता है कि ये किस तरह से बौखलाहट में है, चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, चाहे राज्य में बैठी योगी सरकार हो। जहां भी ये हारते हैं, जहां भी इनको चुनौती लगती है, तो बौखला जाते हैं, सीधा जनता को दोषी ठहरा देते हैं। जनता अब देख रही है, जनता जाग चुकी है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से इंडिया अलायंस जीत के बाहर निकले। नहीं, लेकिन लोगों का कहना है, और जिस पैनल में भी अभी आपने लोगों को सुना, प्रवक्ताओं का कहना है सीधे तौर पर कि एक जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो एक हम कह सकते कि वो पारंपरिक सीट उनकी रही है, उनके पास वापस चली गई। तो अब तो शुभम जी समय कितना बचा है, लोकसभा में पता लग जाएगा कितनी जीत होगी, कितनी हार होगी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, खतौली में भी ये डींगे हाँक रहे थे, इनके केंद्रीय मंत्री थे। घोसी में भी इनके मुख्यमंत्री थे, 40 स्टार प्रचारक थे। वहां पे डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर और केंद्र तक के नेता थे। क्या हुआ, जनता ने दौड़ा दिया ना इनको। जनता ने सबक सिखाया, क्योंकि झूठ हमेशा नहीं चलता है। छल, प्रपंच, कपट के सहारे बेशक इन्होंने पिछली बार गुमराह कर लिया, जनता को धोखा दे दिया भावनात्मक मुद्दे पर। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान से बड़ा मुद्दा इस देश में रोटी है, रोजगार। नहीं, लेकिन ठीक है, उसके बाद चुनाव हुए हैं और लगातार हम मूल्यांकन भी करते रहे। मन्नू जी, खतौली की हम बात कर रहे, चलिए ठीक है। उसके अलावा अगर हम मैनपुरी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी वहां पर जीती है, लेकिन उसके अलावा हम देखें रामपुर की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, और भी उपचुनाव हुए हैं, वहां पर गोंडा की बात कर लें, तो लगातार वहां तो एनडीए गठबंधन जीतता है। ठीक है शुभम जी, हम कहना चाहते हैं अगर पूरे देश में देखे जाए उपचुनाव, तो राज्य सरकार के फेवर में भी चुनाव जाता है शुभम जी। और साथ में मैनपुरी की जीत आदरणीय नेताजी के बाद जीत हुई, और खतौली की जीत आप देखें, केंद्रीय मंत्री जो बहुत पावरफुल मंत्री है, और पश्चिम जो भाजपा का गढ़ है, और पूरी एक फैक्ट्री है, एक पूरा इन्होंने एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिया जाता है कि किस तरह से पूरा हिंदू मुसलमान के तौर पे एक हब है, जहां सीधा भाजपा जीत जाती है। तो इनको चुनौती मिल गई। जहां तक रामपुर की बात है, खुद घोसी की भी मैं कहना चाहूंगा, लेकिन उस दौरान इंडिया गठबंधन नहीं था ना जब वो जीत हुई थी। आप क्यों उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं? जहां एक तबके की वोट थी, वहां वोट नहीं, उसका श्रेय खतौली सीट का क्यों आप श्रेय लेना चाह रहे हैं? वहां आरोप लगाए गए हैं, आरोप लगे हैं। देखिए, हम तो इंडिया अलायंस तो अब बना है 2 महीने में, 2 महीने में इनकी बौखलाहट बता रही है हुआ क्या। चलिए ठीक है, वो बौखलाहट सामने आ रही है। ठीक है, तारीख। और इससे पहले भी गठबंधन था, सपा और आरएलडी का था। लेकिन मैं तो याद दिला रहा हूँ, याद दिलाना बेहद जरूरी है। और हम खतौली में नहीं लड़े थे चुनाव, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके पास। तारिक खान, अब आप सुन पा रहे हैं स्पष्ट? जी आवाज आ रही है। जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो कि उस दौरान जो मैंने आपसे सवाल किया था, आलोक जी ने बहुत ही सच्चे दिल से और अच्छे तरीके से एक बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि वहां पर जो जनता है, किसी भी सीट पे हो, दल बदलुओं को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीधे तौर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने प्रत्याशी के लिए ये बात बोली है। कैसे देखते हैं इसको? इसका एक मतलब और निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको पता था कि वो हार जाएंगे। आप ये भी कह रहे हैं साथ ही में कि दल बदलुओं पे जनता यकीन नहीं करेगी। तो क्या आज पता है तो कल नहीं पता था क्या कि जनता दल बदलुओं पे यकीन नहीं करेगी? जी। और एक बात कहता हूं कि जब हम रामपुर और आजमगढ़ हार जाते तो बहुत बड़ी एक घटना हो जाती है, राजनीतिक घटना, कल हारे खत्म हो गया। और जब घोसी हार गई है तो नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं, बाई इलेक्शन होता रहता है, हार जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है। आप हारे हैं, विजय पाठक साहब वहां कैंप किए हुए थे, 26 मंत्री थे वहां, 100 विधायक थे, हर जाति हर धर्म के आपके नेता वहां पर कैंप कर रहे थे। वो हारे हैं, उनकी हार है, दारा सिंह की हार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हारी। और ना हम ओम प्रकाश राजभर साहब को कहेंगे कि वो हारी बीजेपी है। और राजनीति में अगर कायरता नहीं है तो सामने आके स्वीकार करना चाहिए कि हमें जनता ने रिजेक्ट किया है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो जनता ने जनादेश नहीं दिया, बीजेपी को दिया, हमने एक्सेप्ट किया इस बात को। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस एक जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चुनाव 2024 के चुनाव के लिए अभी तक सपना ना देखें, उनका कहना है। देखिए, इसका विश्लेषण करने के लिए आप जैसे समझदार पत्रकार हमारे बीच में हैं, आप लोग विश्लेषण करेंगे और जनता भी है। नहीं, लेकिन उनके बयान पर आपकी प्रतिक्रिया भी तो चाहिए ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसका बड़ा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाई इलेक्शन संदेश लेके जाता है, इसमें कोई दो राय है ही।
क्योंकि बाई इलेक्शन क्या होता है, बीच बीच में लिटमस टेस्ट होता है आपका कि आपका क्या जनाधार है, काम की आप पे मुहर लगाई जाती है या नहीं। ठीक है, तो ये लिटमस टेस्ट था और इसको लेकर क्या कुछ संदेश जनता के बीच गया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आलोक जी, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आपको रिजल्ट पहले पता था, और अगर पता था कि दल बदलू हार जाएंगे तो क्यों उनको प्रत्याशी बनाया? ये बात हमारे फाजिल दोस्त गलत कह रहे हैं। इस आदमी की जमानत जब्त होने वाली होती है ना पौल जी, वो भी कहता है मैं लाखों मतों से जीत रहा हूं। ये जनता का मूड आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन जब तक बूथ पर वो जाके वोट ना कर दे, रिजल्ट ना आए, तब तक कुछ कहना बहुत, खासकर आज के दौर में। आज के दौर में कौन किसके साथ अलायंस कर लेगा, कौन किसके साथ डिवोर्स कर लेगा, राजनीतिक चरित्र ओवरऑल बहुत ज्यादा गिर गया। मतलब जिसको आप कहें कि अपने सब राजनीतिक शुचिता जो है वो नहीं रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। तो ऐसे में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र। तो क्या एक सवाल जिसको लेकर हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, तो क्या अब ओपी राजभर मंत्री बन पाएंगे? वो तो कह रहे हैं मुझे कोई नहीं रोक सकता मंत्री बनने से। देखिए, ओपी राजभर जी के सामने अच्छे नहीं बोल पाते। उनसे बोलने का क्रम कुछ ज्यादा हो सकता है। उनको अपने बात में दम लग रहा हो तो वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं क्यों मानूं कि गलत बोल रहे हैं? तो राजभर जी सरीखे जो नेता हैं, इनके बारे में हमारे जैसे व्यक्तिगत टिप्पणी करना वो कहीं से कारगर नहीं। ठीक बात है, लेकिन आप यहाँ पर, मैं आलोक वत्स की प्रतिक्रिया नहीं चाह रहा ना, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है, और आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, बीजेपी क्या सोच रही है? बीजेपी अगर उनको मंत्री बनाएगी तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हाँ, वहां से आधिकारिक बयान आएगा। अब किसी के बयान से कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, मैं कह दूं कि नहीं बनने जा रहे हैं, तो मुझे कहां से? अच्छा ठीक है, उनके प्रवक्ता से हम ये बात पूछ लेते हैं। सुभाष जी जरा बताइए भाई, आप किस बिला पर ये बोल रहे हैं कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं? उनके प्रवक्ता से आप बात इसको सुनिएगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आलोक जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जरा उनके प्रवक्ता से पूछ लें। सुभाष जी, कैसे आखिर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास, लवरेज क्यों नजर आ रहे हैं ओपी राजभर कि उनको तो मंत्री कोई बनाने से रोक ही नहीं सकता है? देखिए शुभम जी, हमारी पार्टी के मालिक हम हैं, तो जो भी तय करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और एनडीए का हम लोग हिस्सा बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा मंत्री बनाना न बनाना। राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर कहीं ना कहीं, हाँ, तो फिर अगर बीजेपी और एनडीए नेतृत्व तय करेगा तो फिर राजभर कैसे इतने आत्मविश्वास से भरे हैं? तो मैं वही चीज पे बोल रहा हूँ शुभम जी, जब एनडीए नेतृत्व तय करेगा तो जाहिर सी बात है मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व सर्वोपरि है। हमारी पार्टी, अरे आपने चुनाव हरा दिया तो क्यों एनडीए चाहेगा मंत्री बनाना आपको? हमने चुनाव हरा है कि जनता जनार्दन ने चुनाव हरा है? पहले हमें बता दीजिए। यही तो लोग, तो समाजवादी पार्टी यही कह रही है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन होती कहने वाली? समाजवादी पार्टी कौन कहने वाली होती है? समाजवादी पार्टी का एजेंडा सेट करके बैठेंगे यहाँ पे। खुशी की जनता ने चुनाव हराया, समाजवादी पार्टी ने नहीं हराया, आपने चुनाव हराया यहाँ पे जी। इस लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है। लेकिन देखिए, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद थे, राजभर से उन्होंने बातचीत भी की। वो इतना ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे कि जिधर हम निकल जाएंगे वोट उधर ही जाएगा, और यहाँ की जो राजनीति है वो तय करने वाले ओम प्रकाश राजभर है, ऐसा उनका ही कहना था। क्या हो गया, क्यों नहीं पसंद किया? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी का एजेंडा सेट करके बैठे हुए। मैं आपको कहीं से समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता लग रहा हूँ क्या? मैं लाल टोपी पहने हूँ क्या? नहीं, देखिए, सवाल पूछते, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। नहीं, मुझे सवाल का जवाब देने नहीं, देखिए, मैं हर तरीके का सवाल पूछूंगा। मेरे सवालों से आप मेरे मौका देंगे तब तो बोलूंगा ना मैं शांत बैठा हूँ। चलिए बोलिए, 1 मिनट तक आप बोले, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। 3-4 सवाल पूछिए और जैसे मैं बोलने जा रहा हूँ वैसे मैं 1 मिनट तक, अच्छा सुभाष भाई, मैं 1 मिनट तक बोलूंगा नहीं, आप बोलिए। शुभम जी, डिबेट की शुरुआत के अंदर हमने बोला कि घोषी की जनता ने हमें जो जनादेश दिया सब स्वीकार करते हैं,
और हमारी रणनीति के अंदर हमारी में जहां कमियां रह गई उन कमियों को दुरुस्त करते, उन त्रुटियों को दुरुस्त करते हुए भविष्य में उन चीजों को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है। ये हमने पहले भी बोला। रही बात हमारे नेता की, तो हमारे नेता ने जहां जहां मेहनत की, ये बूथवार डाटा है, बूथवार डाटा के हिसाब से 325 बूथों पे हमने मेहनत की और 80 से 90% राजभर मतदाता वोट करने के लिए आए हैं और हमने वोट करवाया है। चुनाव परिणाम हालांकि हमारे आशा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे से लक्ष्य से हार गए तो हमारा जो बड़ा लक्ष्य उससे विचलित हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस लिटमस टेस्ट की बात हो रही है, मेरे बड़े भाई, मेरे काबिल दोस्त तारिक भाई बोले लिटमस टेस्ट 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हुआ था। 3 चुनाव ये लोग जीते थे और तब भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने ये बात बोली थी। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपकी जो समय सीमा है, हारे 2019। ठीक है, चूंकि सीमित समय है, लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगा दे, देखिए मैं सवाल पूछ, मेरे सवालों से आपको चुभन हो सकती है, आपको जलन हो सकती है, आपको बुरे लग सकते हैं, लेकिन मैं तो पूछूंगा ही पूछूंगा। और तारिक भाई, अगर मैं तो आपसे भी ऐसे सवाल पूछता हूं और आप हमसे कहते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो जवाब आपको देना होगा, आप आरोप क्यों लगाते हैं? सर तारिक जी से मैं सुभाष जी, ठीक है, तारिक जी से जवाब। शुभम भाई देखिए, हम लोगों से अगर हम लोग एक दिन में 2 डिबेट करते हैं तो ऐसे ही सवाल रोज पूछे जाते हैं और आपका अधिकार है, दायित्व भी, अधिकार और दायित्व दोनों है और जवाब देने के लिए हम बाध्य हैं। हम कुछ भी जवाब दे सकते हैं, ये अधिकार हमारे पास। देखिए, जनता अहंकार को राजनीति में कोई जगह नहीं। अगर विश्वास और अहंकार में जर्रे बराबर का फर्क होता है, राजभर साहब की बातों में अहंकार झलक रहा था, इस बात को जनता ने महसूस किया। जब अहंकार होगा तो जनता आपको करारा जवाब देगी और जवाब सबको देती है, हम भी उसी में शामिल हैं। ठीक, अब मैं एक जवाब ले रहा हूँ। तारिक जी, मैं एक जवाब ले रहा हूँ सुभाष यादव से। ओपी राजभर अहंकारी है ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है, बताइए, जवाब दीजिए। हाँ सर, मेरे काबिल दोस्त ने बोला कि लोकतंत्र के अंदर जनता ने घोषी के अंदर जनादेश दिया, ये खुश है। हाँ, मैं वही बात तो बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र के अंदर 2024 में यही जनता जब एनडीए को जनादेश देगी तब ये लोकतंत्र के अंदर रोना शुरू कर दे कि भैया सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम ने अभी निष्पक्ष कार्य किया। वो कह रहे हैं जनता समझ रही कि ओपी राजभर अहंकारी है, करेगी ईवीएम में गड़बड़ हो गया। अहंकारी तो सर अखिलेश यादव जी हैं, जो पूर्व के अंदर कभी जमीन पे उतरते ही नहीं थे। एनडीए ने हमने मजबूर किया कि आज यादव परिवार मैनपुरी के बाद में घोषी के अंदर पूरा कुर्मा उतरने के लिए मजबूर हुआ। बताइए तारिक, घोषी की गली गली छानने को मजबूर हुआ। नहीं शुभम जी, आप कुछ पिछले डिबेट देख लीजिए, उसके पहले चीजें क्या अखिलेश यादव कभी बाहर विजय सर यहाँ पे, विजय सर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और विजय सर खुद एनालिसिस करेंगे। मैं इसीलिए सबसे अंत में बजाऊंगा उनके पास। जी बोलिए। सुभाष भाई देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी ये हक रखती है कि वो कहाँ प्रचार करे और ना करे। ठीक है, हमने सवाल नहीं उठाया कि मोदी जी क्यों प्रचार नहीं कर रहे हैं, मोदी जी हार गए। जिन लोगों ने प्रचार करते हैं, हर चुनाव की एक रणनीति होती है, पार्टी का अधिकार है उसको तय करने का। विजय भाई ने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। विजय साहब ने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। विजय साहब ने कहा कि लोकसभा के लिए लाया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कही थी कि हम लोकसभा के लिए लाएंगे? अगर लोकसभा के लिए लाए थे तो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ाया? इसका जवाब चाहे विजय साहब ने या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। आप अगर लोकसभा चुनाव के लिए उनको लाए थे तो उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया क्यों? उनको लोकसभा लड़ाते। बाई इलेक्शन क्यों लड़ाया? ये बाई इलेक्शन आप किसी और को लड़ा सकते थे। तमाम भारतीय जनता जो पिछली बार कैंडिडेट था। आलोक जी, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर वो कह रहे हैं कि लोकसभा के लिए लाए तो फिर यहाँ पर क्यों चुनाव में उनको उतारा? ये किसने कह दिया इनसे कि उनको लोकसभा के लिए लाया गया? साहब कौन से सूत्र से इनको ये जानकारी मिल गई? मैं नहीं कह रहा हूँ, विजय साहब ने कहा। विजय साहब की बात पे मैंने सवाल पूछा है कि अगर लोकसभा के लिए मैंने कहा ना, हर आदमी को लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना। देखिए, आज आप खुश हो रहे हैं कि आप घोषी जीत गए हैं और उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये लिटमस टेस्ट नहीं है। 2024 भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें जीतेगी। उसका कारण है आपके जो इष्ट मित्र थे, जो भरी दिन में अंधेरा करने वाले थे, वो सब जेल के सलाखों के पीछे। वहां पर 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लगाम में है और उत्तर प्रदेश $1 मिलियन की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है।
तो इन बातों और जनता को जो राहत की पैकेज गई है कभी किसी के राज में नहीं गई थी। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आज तक राहत मिल रही है। तो ये सारी चीजों को जनता परख रही है। ठीक है, मैंने कहा ना, वहां पार्टी से लोग नहीं नाराज थे, ठीक है, वहां कैंडिडेट से नाराज थे जो ये रिजल्ट आया। एक रिएक्शन देना चाहता हूँ 5 सेकंड। जी जल्दी बोलिए। जी, आपके इसी मॉडल को घोसी की जनता ने रिजेक्ट किया है और उसको अगर एक्सपैंड करने पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपके उस मॉडल को रिजेक्ट किया है। बाई इलेक्शन के माने यही निकलते आए और निकलते। ठीक है विजय जी, ठीक है, उस दिन के लिए आप खुश हो जाएं, अच्छा है। बहुत दिन से आप लोग रो रहे हैं। आलोक जी, मैं आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी एक जीत से खुश होती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप कहोगे। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बड़ा देर से, चूंकि आपने बाकी लोगों को सुना, प्रवक्ताओं को सुना, आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं इस पैनल में, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से यहां पर बीजेपी प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि दल बदलुओं को जनता स्वीकार नहीं कर रही है, दल बदलू चुनाव से पहले दल बदल लेते हैं, उसके बाद उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है और जनता बहुत ज्यादा समझदार हो गई है, ये कम से कम उन्होंने स्वीकारा है, अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और इसका परिणाम वहां पर उनको मिला है। दूसरी तरफ आप मेरे सवाल सुनिएगा, दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यहां पर आने वाले जो चुनाव है उसकी पटकथा लिखी गई है और जनता ने जो घोसी में किया है वो पूरे प्रदेश में करने जा रही है। दूसरा सवाल, जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो क्या आने वाला चुनाव जो है वो घोसी में जो रिएक्शन देखने को मिले हैं वो बाकी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी जहां तक दल बदल की बात है, बीजेपी में जो 255 एमएलए हैं उसमें से ज्यादातर 150 से ज्यादा दल बदलू जी। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे चर्चित नेता हैं, दल बदलू हैं जी। दारा सिंह अभी वहीं थे, भाजपा से गए थे, और तमाम नेता हैं, रामअचल राजभर हैं, और भी तमाम नेता हैं। तो नेताओं का दल बदल कोई नई बात नहीं है। दल बदल और गठबंधन का अदलना बदलना नई बात नहीं है, होता रहता है और ये इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब कोई क्या कह रहा है वो अलग बात है, क्योंकि अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यूपी की सियासत में हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में जिताऊ उम्मीदवारों की संख्या बेहद कम है। यहाँ पे एक तरीके से अच्छे उम्मीदवारों की बहुत कमी है, जिसकी वजह से पार्टियां दल बदल कराती हैं या प्रत्याशियों को लगता है या नेताओं को लगता है कि हम अगर इस पार्टी के साथ जाएंगे, इसकी हवा है तो हम चुनाव जीत जाएंगे। जी। आप देखिए, लोकसभा में अगर आप कैंडिडेट ढूंढने जाइए तो आपको बहुत मुश्किल से काबिल नेता मिलेगा जिसकी क्षेत्र में पकड़ हो। जिनकी पकड़ होती है वही चुनाव जीतते हैं। बहुत लोग राजनीति करते हैं लेकिन सब विधायक या सांसद नहीं बन पाते हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो पटकथा है, निश्चित तौर पे ये बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट है। ये लिटमस टेस्ट नहीं, मैं इसे एसिड टेस्ट कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी बैटरी वहां उतार दी, अपने पूरे गठबंधन को उतार दिया, इसके बावजूद वो चुनाव वहां हार गए। अब उसके जो भी कारण हो, हम लोगों को तो कारण पता है, हम यहाँ बोलेंगे तो और भी तरीके के डिबेट शुरू हो जाते हैं और आरोप भी लग जाते हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में करीब 12 बाई इलेक्शन हुए थे विधानसभा चुनाव के, और बसपा की सरकार जो बीएसपी थी, रूलिंग पार्टी, उसने 12 में से करीब 11 या 10 चुनाव जीते थे, यानी मैक्सिमम चुनाव बीएसपी जीती। 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय भी 12-13 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हुए थे। उसमें भी ज्यादातर में करीब 98% 95% समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन दोनों पार्टियां जब जनरल इलेक्शन हुआ तो वो रिजल्ट वापस नहीं ले आ पाई। अब 2017 से 22 की जो योगी जी की सरकार है, बाई इलेक्शन हारने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। लोकसभा और विधानसभा सिर्फ एक बाई इलेक्शन ये जीते थे, वो भी कानपुर देहात की एक विधानसभा क्षेत्र जी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, आरएलडी के अलायंस, जिसमें 12 सीटों पे कांग्रेस का भी अलायंस था, इसके बावजूद ये 64 सीट अपने सहयोगी अपना दल की 2 सीटों के साथ ये 64 सीट जीत गया है। 51% वोट इनको मिला। और बाई इलेक्शन हारने के बावजूद 2022 में पार्टी बहुमत से वापस आई। 255 सीट इनको अकेले अपने दम पे मिला और 273 सीट सहयोगियों के साथ। ये छोटी जीत नहीं थी। 44.15% वोट भाजपा को मिले थे।
हाँ। अब इसके बाद देखिए, अभी जो इलेक्शन है, हो सकता है कि ऐसा ही मूड दिखे लोकसभा चुनाव में, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े हमने आपको बता दिए। अब उसका निष्कर्ष निकालना आप लोगों की बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक चुनाव जो है वो आने वाले समय का निर्धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं जिस पूरे मूल विषय पर, मूल प्रश्न पर हमने डिबेट की शुरुआत की थी कि ओपी राजभर का अति आत्मविश्वास, कैसे ये अति आत्मविश्वास उनके अंदर नजर आ रहा है कि भाई दिल थाम के रहिए, कहीं कलेजा ना फट जाए, ये ओपी राजभर कह रहे हैं, और मैं और दारा सिंह मंत्री जरूर बनेंगे। तो क्या ऐसा उनको बोला गया है एनडीए की तरफ से? हालांकि प्रवक्ता कह रहे हैं कि आला कमान तय करेगा, कोई जानकारी नहीं इस बारे में। कैसे बोल रहे हैं ओपी राजभर? देखिए शुभम जी, अगर आप अच्छे एंकर हैं तो ये आपकी गलती तो है नहीं, ये तो आपकी योग्यता है। ओम प्रकाश राजभर बोलने की कला उनमें है और वो बोल रहे हैं, तो ये ओम प्रकाश राजभर की गलती तो है नहीं। और ओम प्रकाश राजभर की अपनी एक पार्टी है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि वो किस पार्टी से उनका गठबंधन है, किन शर्तों पे गठबंधन हुआ है, क्या दोनों के बीच में बातचीत तय हुई है, वो तो वही दो लोग जानते हैं। अगर उसमें मंत्री पद की बात रही होगी तो उनको मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि देखिए राजनीति एक लंबे पर्सपेक्टिव के लिए होती है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जिस दल के पास होता है वो चुनाव जीतता है, और हारता भी है तो भी उसकी संभावनाएं अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की पॉलिटिक्स करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे आप अपने सहयोगियों को खारिज करने लगेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, एक पत्रकार के नाते मैं 30 साल से उत्तर प्रदेश की सियासत को देख रहा हूं, मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हारते हैं चुनाव, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी उनको एमएलसी बना देती है। हाँ, है ना। तो सिर्फ ये इतना ही नहीं, अगर इनके पास ज्यादा विधायक होते तो शायद धर्म सिंह सैनी या और जो लोग हार गए थे बड़े नेता, उनको भी बनाते। तो ये पार्टियों की अपनी रणनीति। ठीक है, अभिमन्यु जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन जो है इस वक्त पूरे देश में जो है अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रहा है, अलग अलग तरीके से मूल्यांकन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने समाजवादी पार्टी के साथ में आकर भी चुनाव लड़ा था। 27 साल यूपी बेहाल आपका जो नारा था, जैसे ही आपका गठबंधन होता है नारा बदल जाता है। यूपी को ये साथ पसंद है, दो लड़कों की बात होने लगती है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। उसके बाद जब चुनाव हारते हैं आप, चुनाव हारने के ठीक बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं आप। लेकिन अब एक बार जब फिर से गठबंधन हो रहा है, गठबंधन जाहिर तौर पर हो रहा है राष्ट्रीय चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, कौन होगा चेहरा ये अलग बात है। लेकिन कैसे मैनेज करेंगे उत्तर प्रदेश में, जिनके खिलाफ आप विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उनके साथ में आकर कैसे लोकसभा का चुनाव आप लड़ पाएंगे? किन सीटों पर आकलन कर रहे हैं, कैसे वो रणनीति बन रही है आपकी, मैं जरा समझना चाहता हूं आपसे। देखिए शुभम जी, जब यूपीए का गठन हुआ और 10 साल हमारी सरकार केंद्र में चली, तो बहुत सारी दिक्कतें दुश्वारियां आती रही। लेकिन हमारी जो यूपीए की नेता भी थी, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष भी रही, तो उन्होंने इस तरह से दुश्वारियां दूर करी कि जो मांगे रहती थी क्षेत्रीय दलों की, वो जो नाराजगी भी थी उसको बैठकर मनाया। तो जो बड़े लोग हैं उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, बेशक निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर अगर भाजपा को टक्कर दे रही है तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया है और संघर्ष करने में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है कि अगर संघर्ष कोई कर रहा है तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी कर। जहां तक सीट बंटवारे की बात है, देखिए वो बहुत जल्दबाजी है और वो सब तय करने वाले बड़े लोग हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, खड़गे साहब है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तो वो तय वहां से हो जाएगा और मिलकर लड़ेंगे। और राज्य का चुनाव अलग है और केंद्र का चुनाव अलग है। निश्चित तौर पर अब की बार इंडिया अलायंस करिश्मा करने जा रही है, जनता की जीत होने जा रही है। ठीक है, इंडिया अलायंस की आपने बात कर ली, आपने राष्ट्रीय चुनाव की बात की, लेकिन मैं सीधे तौर पर यह जानना चाह रहा हूं, जैसे कि अभी गठबंधन हुआ है ओपी राजभर की एसबीएसपी का और बीजेपी का, वो नजर आए, वहां पर प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस तो नदारद नजर आई है, कांग्रेस की कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया यहां पर जो समाजवादी पार्टी के साथ में प्रचार करने वहां पर पहुंचा हो। तो ये मैसेज तो जनता समझती है ना, जनता बेवकूफ नहीं है ना। देखिए शुभम जी, घोसी में बहुत जरूरत नहीं थी। घोसी जैसे हमारे बड़े भाई हैं विजय जी, उन्होंने भी बताया, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं जवाब, सीमित समय रह गया है, 2 मिनट शेष है सिर्फ। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि घोसी में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसलिए हम नहीं प्रचार करने के लिए उतरे। हमारे कार्यकर्ता, देखिए ये उनका आंतरिक मामला है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये I.N.D.India नाम से जो है,
इसका बम फूटेगा, जी धाराएं विपरीत जाएंगी। जी इस समय इनका सीटों का बंटवारा होगा, ठीक, और ये छत की छत हो जाएंगे उस वक्त। अभी ये और इनके सहयोगी सेल्फ गोल करने में लगे हुए हैं। जी, चाहे यादव जी आरजेडी के बिहार में हो, मौर्या जी यूपी में हो, उदयनिधि स्टालिन साउथ में हो, ये लोग सेल्फ गोल पोस्ट क्रिएट करके उसी में गोल दाग रहे हैं। 83% जनता की भावनाओं को आप रौंद कर इस देश में राजनीति करने की सोच कैसे सकते हैं? ठीक है, ठीक है। ये तो चूंकि भविष्य के गर्भ में और आने वाले समय में ये पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो घोसी की हार के क्या कुछ साइड इफेक्ट निकलने वाले हैं? क्या ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाएगा? क्या दारा सिंह चौहान एक बार फिर से मंत्री के रूप में नजर आने वाले हैं? हालांकि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में ओपी राजभर ने बयान दिया कि मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाती है कि जब वो गठबंधन में साथ आए तो सौदेबाजी के साथ में ही आए होंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।